स्वागत दोस्तों आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जिस दिन का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे इंतजार, आखिरकार वो दिन आ गया है। दोस्तों बताएंगे भारी संख्या में एक साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आज जुटने वाले हैं। बताएंगे होने वाला है बड़ा कार्यक्रम दोस्तों। इसके साथ में क्या बिहार के चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह की यात्रा निकलवाई जा रही है। दोस्तों क्या दंगे फैलाने चाहती है भारतीय जनता पार्टी, बताएंगे एक बड़ा दावा किया गया है। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्जिद पहुंचे थे और उसे मंदिर बता रहे थे, लेकिन लोगों ने किया विरोध तो तुरंत भाग गए। बताएंगे कौन से बीजेपी के विधायक है दोस्तों। इसके साथ में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बताएंगे किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है दोस्तों, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और इसे लेकर अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए। इसके साथ में बहराइच के कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज भारत के राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में पहली बार आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में प्रियंका गांधी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट की बैठक के बाद शिमला से सीधे केरल के वायनाड पहुंच गए हैं। उनके साथ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी मौजूद है और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता सारे के सारे आज केरल में मौजूद है। दोस्तों केरल के वायनाड से पहली बार कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी की ओर से नामांकन दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनावी राजनीति में पहली बार उनकी एंट्री होने जा रही है और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। नामांकन दाखिल करने से पहले सबसे पहले वो शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, यानी उनकी एक बड़ी सी यात्रा निकलेगी, रैली होगा और रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि वायनाड की सीट से राहुल गांधी ने 2 बार भारी अंतर से चुनाव जीता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर प्रियंका गांधी के सामने 2 बार काउंसलर नव्या हरिदास को मैदान में उतारा गया है, जबकि सीपीआई पार्टी ने सत्यन मोकेरी को मैदान में उतारा है। सत्यन मोकेरी 1987-2001 के बीच में 3 बार विधायक रह चुके हैं। अब उनका मुकाबला प्रियंका गांधी से होने वाला है। दोस्तों कुल मिलाकर इस मुकाबले में कुछ ज्यादा दम नहीं है। प्रियंका गांधी एक तरफा चुनाव जीतकर जाएंगी और देश के पार्लियामेंट में पहली बार कदम रखने वाली है। और ये बात जो केरल की राजनीति थोड़ी बहुत भी जानता है वो आराम से बोल सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि आज ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए और भारत की राजनीति आगे आने वाले दिनों के अंदर बदल सकती है, तो अपनी राय जो लिखता है। साथ साथ बिहार के अंदर 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले दोस्तों, लेकिन उससे पहले 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिराज सिंह को आगे करते हुए हिंदू स्वाभिमान यात्रा पूरे सीमांचल क्षेत्र में निकाला जा रहा है। ये वही सीमांचल क्षेत्र है जिसमें AIMIM को पिछली बार 5 सीटें मिल गई थी और जनता दल यूनाइटेड सबसे कमजोर पार्टियों में से एक बन गई थी। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह की ओर से जो यात्रा निकाली जा रही है, जेडीयू के लोग पहले इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध केवल खानापूर्ति के लिए किया गया है। 2-4 शब्द बोले गए थे और उसके बाद से लगातार ये यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों इस पर तेजस्वी यादव की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि गिरिराज सिंह जो यात्रा कर रहे हैं, अररिया के सांसद बिहार में बयान दे रहे हैं, बीजेपी के लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि दंगा भड़काया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार बहुत खुश है, महत्वाकांक्षी बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जरिए बड़ा दंगा फैलाने के लिए सीमांचल के इलाके में यह दौरा करवाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सीमांचल के इलाके में गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, बेरोजगारी मिटाने के लिए नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं करने गए हैं, वो दंगा कराने के लिए सीमांचल के इलाके में गए हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाने का काम और प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, मैं इसका खंडन करता हूं, इसका विरोध करता हूं। एक मुसलमान भाई के खिलाफ अगर कोई इस तरीके की बातें बोलेगा तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है, आज नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की बात की जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने नाथुराम गोडसे के वंशज बताते हुए जोरदार निशाना साधा है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया और जिस समय पर किया गया है, कहा जा सकता है कि झारखंड के इलेक्शन को भी यहां से इन्फ्लुएंस करने की तैयारी की जा रही होगी दोस्तों। और गिरिराज सिंह की यात्रा के साथ साथ अररिया के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह की ओर से जो बयान आया है, ये साफ संकेत दे रहा है कि जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही होगी। दोस्तों अररिया के भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह की यात्रा में यह बातें कहते हुए आगे कहा कि पहले हिंदू बनिए फिर शादी के लिए जात ढूंढिए, अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। इस तरीके के विवादित बयान यात्रा के दौरान ही दिए जा रहे हैं। दोस्तों इस पर राजीव निगम बोले, कहा यह सांसद है, खुलेआम नफरत और बांटने की धमकी दे रहा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राजस्थान के जयपुर में हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जब अचानक से शिया इमाम गाह मस्जिद पहुंच गए और वहां जाकर कहने लगे कि ये तो मस्जिद नहीं है बल्कि एक मंदिर है। बाल मुकुंदाचार्य की ओर से इस तरीके की बातें किए जाने के बाद वहां पर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया दोस्तों। इसके बाद जब पुलिस को फोन किया गया तो तुरंत बीजेपी के विधायक वहां से भाग गए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये विवादित हरकतों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि मस्जिद के लोगों ने पेपर भी दिखा दिए हैं और बताया है कि ये मस्जिद ही है। इसके बावजूद अफवाह फैलाने के लिए यहाँ पर आए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ में, लेकिन विरोध पुरजोर तरीके से किया गया है दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचे हुए हैं और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में लगातार संघर्ष जारी है। भारतीय जनता पार्टी वाले महायुति गठबंधन के अंदर बीजेपी ने 156 सीटें अपने पास रखी है और बाकी की 78
75 से 80 के आसपास की सीटें एकनाथ शिंदे को मिलेगी और एनसीपी को 53 से 54 सीटें मिल सकती है। यानी अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है विधानसभा का। इसका मतलब अगर आप अजीत पवार और एनसीपी के सीटों को भी मिला देंगे तो उनसे ज्यादा सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और अजीत पवार के लिए यह तगड़ा झटका है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को अपने साथ में रखकर इस चुनाव को जैसे तैसे जीतने की कोशिश कर रही है और अगर गलती से बीजेपी को मेजोरिटी हाथ लग गई तो भाजपा इन दोनों पार्टियों को कभी नहीं पूछेगी और अपने दम पर सरकार बनाने के लिए चली जाएगी। और अजीत पवार एकनाथ शिंदे जो सपना देख रहे हैं सरकार बनाने का और मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना का धरा रह जाएगा। साथ दोस्तों पंजाब सरकार ने जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 2015 में हुए बेअदबी की घटना को लेकर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इन घटनाओं के कारण प्रदर्शन भड़क उठा था और पुलिस की गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी दी है। दोस्तों बेअदबी का मामला चलने वाला है, आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ मेरठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन अरोड़ा के होटल में कसिनो चलने का आरोप लगा है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया तो समर्थकों की ओर से विरोध करते हुए नारेबाजी की गई है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े कांड करते पकड़े जा रहे हैं। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनकाउंटर से लेकर बहराइच के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि आप पहले एक यादव की हत्या करते हैं, फिर उसे सामान्य दिखाने के लिए एक ठाकुर की हत्या कर देते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था शून्य हो गई है, पुलिस बहुत दबाव में है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंबेडकर नगर में सुनने में आ रहा है कि जिला अधिकारी या बीजेपी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? बहराइच के दंगे में भी बीजेपी के नेता शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा लिखाए गए रिपोर्ट के बाद अखिलेश यादव ने कहा अब तो ये खुलकर सामने आ गया है। साथ साथ दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट को एक आरटीआई के जरिए पूछा गया था कि रेलवे के अंदर जो एसी में ब्लैंकेट मिलता है, कंबल मिलता है, वो कितने दिन में धोया जाता है। इस पर इंडियन रेलवे की ओर से जानकारी देते बताया गया है कि महीने में मात्र एक बार ट्रेन में मिलने वाले कंबल को धोया जाता है। इस पर तंज कसते हुए सुप्रिया शिनेट बोली, कहा 2 तरीके के वॉशिंग मशीन है, एक है रेलवे की वॉशिंग मशीन जो महीने में एक बार चलती है और दूसरी है बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो 24 घंटे 7 दिन चलती है। जो भी आए उसको साफ करके भाजपा में शामिल करके उसके सारे दाग धो दिए जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इंडियन रेलवे के ब्लैंकेट धोने वाली वॉशिंग मशीन काफी कम काम करती है, लेकिन भाजपा वाला जो वॉशिंग मशीन है वो दिन रात 24 घंटे काम करता है, सारे नेताओं को तुरंत क्लीन चिट मिल जाता है और रेलवे को थोड़ी सीख लेनी चाहिए और इस तरीके के वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लोगों को साफ और सुथरा कंबल मिल सके। साथ साथ तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की थी, उन्होंने अब इस बयान पर कोर्ट में जाकर कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने माफी मांगने से इंकार कर दिया है। सोमवार को चेन्नई में एक इवेंट में उन्होंने कहा कि मैंने सनातन धर्म को लेकर वही बातें कही जो पेरियार, अन्नादुरई और करुणानिधि ने कही है। उदयनिधि ने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तमिलनाडु समेत देश भर में कई जगह केस भी दर्ज किए गए, मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन मैं कले नगार यानी कला के विद्वान का पोता हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मेरी टिप्पणी का उद्देश्य महिलाओं के प्रति कथित दमनकारी प्रथाओं को बताना था। हिंदू धर्म में महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी और इसीलिए उन्होंने ये बातें कही है। कुल मिलाकर दोस्तों उदयनिधि स्टालिन ने साफ शब्दों में कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वहीं पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के स्टार प्रचारक लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों लिस्ट में अजीत पवार सहित प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल का नाम भी है, वहीं पर नवाब मलिक का नाम भी होना चाहिए था लेकिन नाम नहीं है। अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें जिनका नाम है दोस्तों, सारे नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ हो। ऐसा लग रहा है कि एनसीपी अजीत पवार गुट क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चली गई है और उसको पता है कि अब मुस्लिम समाज के लोग उसे वोट नहीं करेंगे, तो इसीलिए शायद अपना प्रचारक भी किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं बनाया है। अजीत पवार की पार्टी ने आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अजीत पवार को तगड़ा झटका तब लगा था जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुस्लिम समाज के लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने लोकसभा में उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो इसके बाद अब मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया गया है। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी का गठबंधन के बाद अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन के घटक दलों ने भी सीट बंटवारे को लेकर आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना यूबीटी 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी को 75 से 80 सीटें दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 152 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी 105 से 110 पर चुनाव लड़ रही है। कम से कम 40 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगियों को दिया है ताकि सब मिलकर आगे बढ़े। ऐसा नहीं है भाजपा की तरह की केवल मेजोरिटी से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़े ताकि गलती से मेजोरिटी आ गई तो अन्य लोगों को लात मारकर अलग कर दिया जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन और गैर महायुति दलों के गठबंधन परिवर्तन महाशक्ति ने सोमवार को महाराष्ट्र के विधानसभा की 10 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा की है। इस गठबंधन में राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकारी संगठना और संभाजी छत्रपति की महाराष्ट्र स्वराज पक्ष और विधायक बच्चू कुडू की प्रहार जनशक्ति शामिल है। राजू शेट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बच्चू कुडू को अचलपुर से फिर से टिकट दिया है, जबकि अनिल चौधरी रावेर से चुनाव लड़ेंगे। गणेश निवालकर को चांदवाड़ से मैदान में उतारा जा रहा है और अन्य
अन्य कई और उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। कुछ एक सीटों पर असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा सीटों पर परिवर्तन महाशक्ति का कुछ ज्यादा खासा असर है नहीं। साथ साथ महाराष्ट्र में चुनावी समर के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी का दामन थाम लिया है। एनसीपी में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने उनका स्वागत किया है। विधानसभा चुनाव में टिकट उनको मिल सकता है। भाजपा के नेता को बुलाकर अजित पवार टिकट दे रहे हैं दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एनसीपी खड़ी नजर आती है। ऐसा लगता है कि एनसीपी और अन्य पार्टियों के सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, और अगर अजित पवार गलती से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे तो ये सारे लोग वापस से भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। साथ साथ दोस्तों आदित्य ठाकरे बोले, कहा अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो पता चल जाएगा कि किस दल का पैसा जो 5 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं वो कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर पुणे ग्रामीण पुलिस ने एक कार से 5 करोड़ रुपए के कैश बरामद किए हैं दोस्तों। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई व्यक्ति है जो किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो सबको पता चल जाता कि सत्ताधारी पार्टी का कौन नेता है जो 5 करोड़ रुपए कैश लेकर जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कई और ऐसे मामले सामने आ रहे होंगे। अगर आप भी मानते हैं कि पुलिस को और सचेत होकर ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोग ही होंगे, क्योंकि ये हजारों करोड़ का चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिच स्टेट है, यानी सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं है तो महाराष्ट्र के अंदर, इसीलिए महाराष्ट्र को जीतने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। कई सारी रिपोर्ट आती रहती है, और अब 5 करोड़ रुपए कैश बरामद होना ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके के महाराष्ट्र के इलेक्शन होने वाले हैं, किस लेवल पर कैश और सामान का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सारठ विधानसभा से पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह चुन्ना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले ली है, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। साथ साथ झारखंड के अंदर कठपुतली संस्थान ईवीएम में कर सकती है गड़बड़ी। हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर कई और आरोप लगाए दोस्तों। हेमंत सोरेन ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी के लिए वोट मांगते वक्त ये बातें कही है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गढ़वा विधानसभा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक ताकत का उपयोग कर हमारी सरकार को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। उसने निश्चित समय से पहले चुनाव की घोषणा कर दी। किसी मतदान केंद्र पर वोट का समय बढ़ाकर तो कहीं घटाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हमें तो आशंका है कि ईवीएम में भी गड़बड़ की जा सकती है। हेमंत सोरेन की ओर से यह बातें कहना साफ तौर पर दोस्तों संकेत है कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट मिला होगा जिसके बाद वो ऐसी गंभीर बातें कर रहे हैं। साथ साथ राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। छतरपुर सीट से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आरजेडी को कांग्रेस पार्टी से तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। पूर्व विधायक और आरजेडी के नेता राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं झारखंड के लिए। उससे जुड़े चुनाव के लिए बड़ी अपडेट है दोस्तों। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में जाकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम लोग उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों। अब योगी आदित्यनाथ ने 30 से ज्यादा मंत्रियों को उतारने के बाद मथुरा में जाकर मोहन भागवत से मुलाकात की है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई तो फिर दूर तक मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त हो गया है। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा पहुंचने का सीधा मतलब यह है कि 9 विधानसभा सीटों पर आरएसएस के लोगों को भी एक्टिव किया जाएगा, संगठन के लोगों को एक्टिव किया जाएगा। यानी ये उपचुनाव इतना ज्यादा अहमियत रखता है आरएसएस और भाजपा के लिए। ऐसे में अगर अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर गठबंधन बनाकर मैदान में उतरे और उपचुनाव में आधी सीटें भी भाजपा को हरा दी दोस्तों, तो दूर तक मैसेज जाएगा कि आरएसएस और भाजपा दोनों को उनकी सरकार होने के बावजूद जनता ने हरा दिया है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने वोट किया है और आने वाले 27 के चुनाव में इस माहौल का काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के 100 से अधिक लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे हैं। झारखंड के गढ़वा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और बसपा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और समाज सेवी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़वा आगमन और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के नामांकन जनसभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की गई दोस्तों। और मुख्यमंत्री और मंत्री ठाकुर ने सभी को माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेत्री अंजलि गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई है दोस्तों। इसी के साथ में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग ओबीसी आरक्षण को सही से धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के अंदर पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है और झारखंड के चुनाव में किस तरीके का आरजेडी का कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके इलेक्शन लड़ेगा इंडिया गठबंधन, इस पर चर्चा भी की गई है। साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के कुछ देर के बाद आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों की ओर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर कई सप्ताह से चल रहे भूख हड़ताल पर रोक लगा दी है दोस्तों। भूख हड़ताल वापस ले लिया है डॉक्टरों ने। मंगलवार को पूरे राज्य में अस्पताल में अपनी प्रस्तावित हड़तालों को वापस ले लिया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री से बातचीत अच्छी रही है, जल्द न्याय दिलवाया जाएगा। साथ साथ एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के एमपी सुप्रिया सुले ने डिमांड की है कि 5 करोड़ रुपए जो पकड़े गए हैं उस पर निष्पक्षता के साथ
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पुणे के रूरल पुलिस ने 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। दोस्तों ये किसी भी चुनाव के लिए बहुत बड़ी घटना है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवारों की सूची सामने आ गई है। देवघर से राष्ट्रीय जनता दल ने सुरेश पासवान को मैदान में उतारा है। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव चुनाव लड़ेंगे और कोडरमा से सुभाष यादव को मैदान में उतारा गया है। चतरा की सीट से रश्मि प्रकाश चुनाव लड़ेंगे और विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव मैदान में उतारे गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी सहयोगियों को मिला है 7-7 सीट बंटवारे को लेकर जो जानकारी मीडिया में अब दी जा रही है दोस्तों, उसके अनुसार 105 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 95 शिवसेना और 85 एनसीपी को दी जा सकती है और अदर्स को 3 सीटें दी जा सकती है। इसमें हो सकता है समाजवादी पार्टी को तीनों सीटें गठबंधन के तहत दिया जा सके। क्या समाजवादी पार्टी 3 सीट को लेकर खुश रहेगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ ईरान ने इजराइल को उसी के भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। जो जानकारी मीडिया में छप रही है उसके अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के तर्ज पर ईरान ने भी अपने खुद के खुफिया जासूसों को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार ईरान ने कई सारे खुफिया जासूस इजराइल में भेज दिए हैं, जिसके कारण ये जितने भी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जितने भी ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं, उनके कारण इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। इजराइल में कई सारे अटैक देखने को मिल रहे हैं दोस्तों और इजराइल की कई सारी इंफॉर्मेशन अब ईरान में पहुंच गई है। आपको बता दें कि कई सारे बड़े अधिकारियों को भी जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि ईरान ने इजराइल को उसी के गेम में पछाड़ दिया है और ईरान से पंगा लेना शायद इजराइल के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रेल मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि रेल मंत्री जी नागपुर के अंदर शालीमार एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, रील बनाने से फुर्सत मिल गई हो तो छोटी घटना पर ध्यान दे, कंटेंट कम हो गया हो तो फुटेज यहां से ले लीजिए। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री जो रेल मंत्री फुल टाइम में और हाफ टाइम में रेल मंत्री के तौर पर काम करते हैं, उनके लिए ये खबर है। इसी के साथ में अदालत ने सोनम वांगचुक और अन्य को प्रदर्शन की अनुमति के संबंधित याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी है। दिल्ली पुलिस का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। दोस्तों आपको बता दें कि वांगचुक ने अपना अनशन भी खत्म कर दिया है। उनको आश्वासन दिया है केंद्र सरकार ने कि जल्द उनसे बातचीत की जाएगी और उनके जैसे और भी जो एक्टिविस्ट हैं उन सबसे करगिल को लेकर और तमाम क्षेत्र को लेकर बातचीत की जाएगी, छठे शेड्यूल को लेकर बातचीत की जाएगी। सोनम वांगचुक अपने इलाके वापस लौट रहे हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं। देखते हैं क्या उनसे वाकई बातचीत की जाएगी या फिर केवल आंदोलन को खत्म करने मात्र के लिए ऐसा किया गया है। साथ साथ तेजस्वी यादव पर आय घोटाले का आरोप लगाकर जेडीयू के नेता का एक प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग से मिलने के लिए पहुंचा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर जेडीयू के कई सारे फुर्सत में रहने वाले लोग पहुंचे हैं चुनाव आयोग ताकि सदस्यता को रद्द किया जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि जेडीयू के लोगों को लगता है कि ऐसा करने से तेजस्वी यादव पर दबाव बन जाएगा। साथ साथ पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामले में कमी देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पंजाब की पुलिस ने एक्शन किया है। इस मामले को लेकर प्रशासन की कार्रवाई के कारण कमी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के साथ पराली प्रबंधन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक बार फिर से चर्चा करने वाला है। देखते हैं कोर्ट की ओर से और क्या आदेश जारी किए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों पंजाब के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लगभग 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इसमें सुनील जाखड़ का नाम सबसे ऊपर है, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनका इस्तीफा आ गया था, बताया जाता नाराज चल रहे हैं बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बना दिया। लेकिन क्या वो स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे या केवल भारतीय जनता पार्टी, ये गलत मैसेज ना जाए कि आपस में विवाद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाराज है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए शायद उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में ऐड किया गया होगा। साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। डीसीडब्ल्यू से बर्खास्त की गई महिलाओं को वापस नौकरियां दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के एलजी के द्वारा आदेश पारित करके दिल्ली की महिला आयोग में कार्यरत संविदा कर्मियों को बर्खास्त करने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हम लोग वापस से उनको उनकी नौकरी दिलवाएंगे। दरअसल दोस्तों डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के तौर पर जब से स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा दिया है तब से गवर्नर के द्वारा बार बार कार्रवाई की जा रही है और नियुक्ति को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। अब उनको नौकरी से हटा दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जितनी भी नियुक्तियां हुई थी उनको वापस से उनको उनकी जॉब वापस कर दी जाएगी। साथ साथ दोस्तों पहलवान और कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट ने साक्षी मलिक के दावे पर असहमति जाहिर करते हुए कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल साक्षी मलिक की ओर से एक बयान दिया गया था और उस बयान में कहा गया था कि अब ये आंदोलन धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है। तो विनेश फोगाट ने कहा कि जब तक साक्षी, विनेश और बजरंग जिंदा है तब तक ये लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। विनेश फोगाट की ओर से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि पहलवानों को न्याय दिलाने तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी, इसमें कोई इफ और कोई बट नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था जो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया है, साफ शब्दों में विनेश फोगाट ने कह दिया है। इसी के साथ में दोस्तों एमएनएस के नेता राज ठाकरे की ओर से अब चुनावी उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। लगभग 45 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट आई है, फुल फ्लेज लिस्ट आ गई है। इसमें ठाकरे वर्सेस ठाकरे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। राज ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। आपको बता दें कि वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ते आए हैं और विधानसभा में कई बार चुनाव जीते हैं। तो अब राज ठाकरे ने उनके सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। राज ठाकरे ने यहां से एमएनएस के उम्मीदवार के तौर पर
संदीप देशपांडे को मैदान में उतारा है। इससे अच्छा खासा वोटों में डिवाइड देखने को मिल सकता है दोस्तों। हालांकि आदित्य ठाकरे के नाम से ज्यादातर वोट, मराठा वोट उन्हीं के पक्ष में जाने वाला है। कुछ थोड़े बहुत वोट इधर से उधर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान आदित्य ठाकरे को होगा, लेकिन उनकी सीट वैसे सुरक्षित मानी जाती है। एमएनएस का कैंडिडेट आया है तो इस पर न्यूज जरूर बनेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा खास बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल। जय हिंद, जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।